हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक सवाल इससे पूछा ही जाता है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, जो भी आधे घंटे में हम लोग इसे जब फिनिश करेंगे देखिएगा कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों को इसमें और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, जैसे इसकी थियरीज चाहिए या इसके नोट्स चाहिए या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए या डाउट पूछने हैं, वो परम गुरु ऐप जरूर डाउनलोड करें। परम गुरु ऐप से आपको और भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो एक फेनोमेनॉन पाया गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था वो पिछले लेक्चर्स में आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो फेनोमेनॉन था उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर का मॉडल आया, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसे हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया कि बोर को क्यों आना पड़ा, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था किसको? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया। तो सबसे पहला क्या हो जाता है, बोर्स थ्योरी का या बोर्स मॉडल का डेवलपमेंट का जो ओरिजिन है, जो रीजन है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा था दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो क्या हुआ उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, सो बोर्स एटॉमिक मॉडल इट इज एक्चुअली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। सो बोर क्या किया उन्होंने? ही मॉडिफाइड द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इतना क्लियर है? तो इस मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन जो है, जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया इस मॉडल का, उसे हम लोग बोलेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स। तो बोर्स का क्या क्या पोस्टुलेट्स था? बोर्स पोस्टुलेट्स। सबसे पहले इसमें ये समझना, पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने ये बातें कही जिसका कि मतलब कि जिसके बेसिस पे उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया, लेकिन ये बातें जो है ये प्रूव नहीं कर पाए। जो इन्होंने कहा ना वो प्रूव नहीं किए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भी तो एटॉमिक पोस्टुलेट उसी को बोलते हैं। उन्होंने कह दिया, उन्होंने एज्यूम कर लिया और लोगों को मानना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उससे वो एक्सप्लेन हो रहा था और बाकी कोई प्रूफ इसका वो नहीं दे पाए, नहीं देते हैं, तो उसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं। जम्पसन है एक तरह का। ठीक है, उन्होंने क्या पोस्टुलेट, बोर का पोस्टुलेट क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। क्लियर है? बोर्स पोस्टुलेट्स क्या था, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो किसी भी ऑर्बिट में, रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं कहा था कि वो कौन से ऑर्बिट में रहेगा, ऑर्बिट का नाम क्या रहेगा, वो कितनी दूरी पे रहेगा न्यूक्लियस से, सब तो बोला नहीं था। लेकिन बोर ने कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स विच हैज फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। ये उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, ठीक है, ये उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ओनली फिक्स्ड ऑर्बिट्स। कोई भी आर्बिट्रली, कोई भी अपने मन से कुछ भी ऑर्बिट नहीं हो सकता है, ये कहा। इसी पोस्टुलेट्स के अंदर, फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर एक और चीज है, ठीक है, जिसको मैं दूसरे नंबर के हिसाब से दिखाता हूं। ठीक है उसी का पार्ट। उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो कि फिक्स्ड ऑर्बिट है, इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी एज लॉन्ग एज इट इज इन द सेम ऑर्बिट। मतलब कि जो मैक्सवेल्स का थियरी था कि कोई भी अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब कि वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए कि वो चार्ज जो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करके। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है उसमें हम लोग देखें कि वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि ये क्यों नहीं करेगा, क्या रीजन है नहीं करेगा, करना तो चाहिए, लेकिन ये करें ये नहीं करेगा, इसीलिए ये पोस्टुलेट्स है। ठीक है, सो व्हाइल रिवॉल्विंग around a nucleus in a particular orbit, electron does not radiate any energy
एज लॉन्ग एज इट इज इन द सेम ऑर्बिट। ये मैक्सवेल थ्योरी के अपोजिट है। मैक्सवेल ऐसे कहा था, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये पोस्टुलेट से इन्होंने कहा और इसके बेसिस पे, इसकी रीजनिंग से ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया जा सका। क्लियर है। फिर क्या है, एक और देखते हैं। इसी में क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग, यानी कि रिलीजिंग एनर्जी। तो ये कह रहे हैं क्या कि जब तक एक ऑर्बिट में है तब तक तो वो एनर्जी नहीं रिलीज करते हैं, चाहे एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जैसे ही एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जंप लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट से जंप लगाता है तो वो एनर्जी का, तब जाकर के एनर्जी का एक्सचेंज करता है। एनर्जी मतलब कि रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, यही है मेन एक्सप्लेनेशन। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया गया था। राइट, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, बोर्स पोस्टुलेट और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अब ऑर्बिट के बारे में एकदम अब बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। वो कहते हैं ऑर्बिट के बारे में कि जो ऑर्बिट जो है ना, उसका वो क्वांटाइज कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑर्बिट ऐसे ही अपने मन से कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट which has the orbital angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। समझिए इसको, ठीक है। क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। मतलब क्या हो गया इसका कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं तो L क्या हो जाता है, L इक्वल टू h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, तो NH by 2 pi लिख देते हैं, जहां पर N क्या हो सकता है 1 2 3 इस तरह से वेरी कर सकता है। इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए कितना 1h by 2 pi, या कितना होना चाहिए 2h by 2 pi, या कितना होना चाहिए 3h by 2 pi। ये उन्होंने कहा इस तरह से वेरी कर सकता है। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम मैकेनिक्स का चीज है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, पार्टिकल अगर इस तरह से चक्कर घूम रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, या वेलोसिटी v है इसका, मान लेते हैं इस तरफ घूम रहा है v, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। कोई भी रेडियस अगर सर्कुलर ऑर्बिट पे लीजिएगा तो हमेशा v पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मास m है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, नहीं होता तो परपेंडिकुलर लेना पड़ता। तो इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिस भी रेडियस में चक्कर लगाएगा, वो h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तभी वो उसी में केवल ऑक्यूपाई करेगा, बाकी कहीं नहीं रह सकता है इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि 1.5 h by 2 pi तो नहीं हो पाएगा। मतलब L इक्वल टू 1.5 h by 2 pi नॉट पॉसिबल। क्लियर है, ये नहीं पॉसिबल है। समझ में आया। तो ये कहां से मिला, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ऐसा कुछ हो रहा है कि क्या है कि मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है। ये तो रदरफोर्ड ही बता दिए थे कि भाई साहब यहाँ पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोर उनका कहना है कि ये जो है ना आपका, ये जो ऑर्बिट्स जो है, ये पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट होगा। एक ऑर्बिट ये होगा, इसके बाद कोई ऑर्बिट होगा, 2h by 2 pi कर लीजिए, फिर ऑर्बिट होगा, फिर अलग अलग अलग, और एनर्जी केवल तभी रेडिएट होगा। क्या बोल रहे हैं, वो एनर्जी कब कब रेडिएट होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, या तो यहां से ऊपर जंप करे या ऊपर से नीचे जंप करे। किसी से भी किसी में जंप कर सकता है, यहां से यहां कर सकता है, फिर यहां से वापस कर सकता है, या यहां से यहां भी कर सकता है। मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी सब है, ठीक है। यहां से यहां कर सकता है, 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 सारे पॉसिबिलिटीज हैं। और ये कितने लेवल्स ऐसे हो सकते हैं उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो इनफाइनाइट लेवल हो सकता है, एकदम 1 2 3 n इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा, ये बात वो कह रहे हैं, ठीक है। ये एटम्स का मान लीजिए एक सिंपल सा मॉडल दिखा रहे हैं, जहां में न्यूक्लियस है, और ये जो है इसको हम लोग बाद में केमिस्ट्री में भी जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये सेल्स हैं, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होगा, जब भी होगा तो mvr इक्वल टू mvr ही तो होगा, ये nh by 2 pi, h by 2 pi, और h by 2 pi को कई बार क्या लिखा जाता है, h क्रॉस लिखा जाता है, ठीक है। तो ये h क्रॉस इसको पढ़ते हैं, h क्रॉस इक्वल टू h by 2 pi, याद की,
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कई बार बुक्स में एच क्रॉस मिलेगा तो समझ में ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग एक स्पेक्ट्रल लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। जो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिला था ना, याद कीजिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या स्पेक्ट्रल लाइंस था, याद कीजिए, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज। अगर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को प्लीज जाके पढ़ लीजिए अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पर, स्पेक्ट्रल लाइन को समझा रहा हूं केवल एटॉमिक मॉडल से। तो उसमें क्या देखा गया था कि सपोज कीजिए कि ये एटम्स का न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद के सेल, एल सेल, एम सेल को हम दिखाते हैं, न्यूक्लियस यहाँ कहीं पे होगा। उसके बाद ये है के, एल, एम, ये सब है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस घटते जाता है सेल के बीच का, लेकिन यहाँ पे हम उतना क्लियरली नहीं दिखाएं, ठीक है। अब समझिए कि हम ये n इक्वल टू 1 ले लिए, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बोर्स कहते हैं कि इन ऑर्बिट्स में एनर्जी लूज नहीं होता है, लेकिन ये जंप करते हैं तो एनर्जी लूज होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से 1 पे जंप करेगा तो एनर्जी क्या होगा, यहाँ से लूज होगा। n इक्वल टू 3 से 1 पे भी जंप कर सकता है, n इक्वल टू 4 से 1 पे भी जंप कर सकता है, n इक्वल टू 5 से 1 पे भी जंप कर सकता है, करेगा कि नहीं। अब आप कहिएगा सर इसमें 3 से 2 पे भी तो कर सकता है, 3 से जरूरी यही है, ठीक है, वो भी कराएंगे। वेट, अभी मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें किसी भी सेल से 1 पे जंप कर रहा है, और इस पर्टिकुलर जो सीरीज को जब एनालाइज किया गया तो बोला गया कि ये लाइमन सीरीज। बस समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसी को इन्होंने लाइमन सीरीज कहा, ठीक है, लाइमन सीरीज कहा। इसी तरह से मान लीजिए 2 पर जंप कर रहा है, कहीं से भी आ रहा है, और जब ये जंप करता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इसको पैकेट्स में एनर्जी में दिखा दे रहे हैं, कहीं भी रिलीज हो रहा है एनर्जी, ये सब एनर्जी रिलीज हो रहा है, पैकेट बन के रिलीज हो रहा है, वो भी देखते हैं कैसे। दूसरा सोच लीजिए, दूसरा में क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 पे रिलीज हो रहा है, तो 5 से 2 पे आ गया, एक बार मान लेते हैं, फिर 3 से 2 पे भी आ सकता है, इससे भी इस पे आ सकता है। तो ये जो सीरीज आएगा 2 पे जो आ रहा है, इसको हम लोग बामर सीरीज कहते हैं। और सबसे पहले इसी के बारे में जाना पता चला क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आया था, दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो बामर सीरीज हो गया, क्लियर है। और इसी तरह से मान लेते हैं कि एक अगला केस लेते हैं जिसको कहाँ पे जंप कराएंगे, 5 से इस पे जंप कराते हैं और इससे इस पे जंप कराते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन सॉरी, इससे इस पे जंप कराते हैं, ठीक है। और भी अगर हम n इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 लेते जाएंगे तो सबसे मान लीजिए, बस इसमें कंडीशन ये है कि जब 1 पे जंप किया तो लाइमन सीरीज बोलें, 2 पे सारा जंप किया तो बामर सीरीज बोलें, 3 पे जंप किया तो इसको पास्टन सीरीज बोलें, ठीक है, ये पास्टन सीरीज है, क्लियर है। तो इस तरह से ये जो आ रहा है ना, लाइमन का क्या हो गया, देखिए लाइमन सीरीज का जो चेंज इन एनर्जी होगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रा में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं उसी चीज को। तो डेल्टा ई मतलब जब वो जंप कर रहा है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, किसी भी पर भी जंप करेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ई जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट, कुछ रेजबर्ग कांस्टेंट वगैरह क्या क्या आता है आप याद कीजिए सिम्पल को। सम कांस्टेंट अभी लिख लेते हैं, सम कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जंप जो कर रहा है नीचे की तरफ, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, नीचे जंप कर रहा है, ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, तो हमेशा 1 पे जंप करेगा, ठीक है। तो इसके लिखेंगे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब n तो कुछ भी हो सकता है यहाँ, जब 1 पे जंप कर रहा है, 1 पे जंप कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें n का वैल्यू क्या हो सकता है, n इक्वल टू हो सकता है, जब भी होगा 1 से ज्यादा होगा, तो n इक्वल टू 2, 3, 4, 1 नहीं हो सकता है, 1 पे ही जंप करना है, तो 2 से करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा। तो ये जो सीरीज मिला ये लाइमन सीरीज मिला। इसी तरह से बामर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, बामर सीरीज के लिए डेल्टा ई इक्वल टू उस समय क्या हो जाएगा, फॉर बामर सीरीज बी लिखते हैं, ये लाइमन सीरीज एल हो गया। तो इसके लिए लिखेंगे सम कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, यही लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से होते जाएगा, क्लियर है। और इसी तरह से लाइमन के बाद बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये सारे सीरीज आते हैं। कौन कौन से सीरीज हैं, लाइमन, कौन कौन से सीरीज हैं, लाइमन हो गया आपका, उसके बाद बामर हो गया ये, और तीसरा नंबर
पास्ट हो जाएगा, फिर आता है ब्रैकेट, फिर आता है हमफ्री, फिर आता है हमफ्री के बाद होता है फंड, पी साइलेंट होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा फंड, पी साइलेंट होता है फंड, फिर हमफ्री। ये जैसे जैसे रिसर्च होते गया उनके साइंटिस्ट के नाम पे उस सीरीज का नाम लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी रिलीज होता है तब वो जब वो जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे। ये सब क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एनर्जी लेवल्स हैं। बाद में देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स, ये एक एनर्जी लेवल जिसको बोल रहा है ना, वो बाद में और डिवाइड हो गया। ये एनर्जी लेवल छोटे 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 लाइंस में बटे हुए हैं, ये एनर्जी लेवल छोटे 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 लाइंस में बटे हुए, ठीक है। ये ठीक है, इनके बीच में गैप है, लेकिन ये छोटे छोटे लाइंस में बटे हुए हैं। ये भी हम देखेंगे बाद में। तब ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा और भी क्वांटम नंबर आते गया। क्वांटम नंबर मतलब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कितने नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे आपको। ये जो लाइंस मिल रहे हैं, ये कितने नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे। मान लीजिए कि n इक्वल टू 5 पर है, तो ये सब मिला करके कितने नंबर होंगे। ये लाइमन बामर पास्चन मतलब हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल। मान लीजिए 5 से वो नीचे ट्रांजिट कर रहा है तो कितने नंबर्स मिलेंगे। इसका एक सिंपल मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ डिस्क्रीट लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ डिस्क्रीट लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रा। सिंपल मैथमेटिक्स है, वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर लीजिए। n इंटू n माइनस 1/2, इतने नंबर ऑफ लाइन्स होंगे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा होंगे। क्लियर है। कैसे, मान लीजिए कि n इक्वल टू 5 ले लेते हैं, इसका मतलब 5 से जंप कर रहा है तो कितने पॉसिबल्स हैं। तो ये 5 से जंप मैंने दिखाया हुआ है, इसको आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9। एक जंप कहीं मिस हो रहा है, हाँ एक जंप अभी मिस किए हैं, कौन सा, यहाँ एक और जंप होगा, यहाँ से केवल यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो कितने हो गए 10, 4 3 7 2 9 1 10। अब यहाँ पे 5 पुट करके देखिए, फॉर n इक्वल टू 5 पुट करिएगा, 5 इंटू 5 माइनस 1 4/2, ये 10 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि दे दिया 5 दिया, तब तो आप ड्रॉ करके थोड़ा टाइम वेस्ट करके दिखा दिए कि 10 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल्स हैं। लेकिन अगर 5 के जगह 8 दे दिया तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करिएगा, देखिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला में डालिएगा तो आपको 28 आ जाएगा। क्यों, 8 इंटू 7/2, तो 7 चौका 28। तो ये चीज क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। इस टाइप का अगर कभी पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है।